हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर। और हाँ, साथ ही साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने कार्यों को कर रहे होंगे और एक बात, अपने आप का भी ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि हमारा शरीर जब स्वस्थ रहता है तभी मस्तिष्क काम करता है। आपने सुना है ना स्वामी विवेकानंद जी का कथन, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो पुनः मैं आपका स्वागत करती हूँ मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो देता है आप जैसे होनहार स्टूडेंट्स के लिए कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन एजुकेशन एकदम फ्री। जी हाँ स्टूडेंट्स, बन चुका है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो आप सभी स्टूडेंट्स को देता है एकदम फ्री एजुकेशन। ना केवल आपकी स्कूल की शिक्षा, बल्कि यहां पर दिया जाता है आप सभी को सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं, हाउ कैन इट पॉसिबल, ये कैसे संभव है? संभव है क्योंकि यहां मैग्नेट ब्रेन्स है तो सबको संभव है। मैं बता दूं आपको, जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट और भी कई सारी प्रतियोगिताएं यहां पर आपको उनके वीडियोस एकदम फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो बने रहिए हमेशा हमारे साथ और चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। जी हां, हमारी पाठ्य पुस्तक कोर्स बी कक्षा 10वीं की ही हम बात कर रहे हैं। पाठ है हमारा 6, नाम है अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। पाठ का सार हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। आशा करती हूं आपने प्रीवियस वीडियो को भली भांति देखा है और उसको समझा है और उनकी जो भावनाएं थी, लेखक जो कहना चाहते थे निदा फाजली जी, उनकी भावनाओं को अपने मन और मस्तिष्क में बसाया है और जीवन में लागू भी करेंगे। आज हम उसी पाठ के एनसीईआरटी समाधान के साथ मैं आपके साथ उपस्थित हुई हूं, तो मेरे साथ बने रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक ताकि आप हर एक प्रश्न को समझ सकें। अब बात आती है कि प्रश्न को समझना होता है। बिल्कुल, जब हम प्रश्न समझते हैं तभी हम उत्तर दे पाते हैं। जब तक हम प्रश्न समझेंगे नहीं तो उत्तर कैसे दे पाएंगे? हमें रटना तो है नहीं कि ये जो लिखा है बस एज इट इज हमें यथावत लिख कर आना है। प्रश्नों को समझना अत्यंत आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य होता है। तब कहीं जाकर हम उत्तर अपने आप निर्मित कर पाते हैं और परीक्षाएं हो या टेस्ट हो उसमें हम अपने आप को अव्वल पाते हैं। तो आइए मेरे साथ चलते हैं एनसीईआरटी समाधान की तरफ और देखते हैं पहला प्रश्न। यहां पर आज हम करने वाले हैं मौखिक प्रश्न अभ्यास, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में पीछे दिए हैं ना पाठ के बाद। उसके बाद हम लिखित प्रश्नों के भी अभ्यास करने वाले हैं। आशा स्पष्ट कीजिए कि पंक्तियां जो भी लेखक ने इस पाठ में प्रयोग की हैं, उन पंक्तियों के अर्थ भी हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं मौखिक प्रश्नों की ओर। आइए, स्वागत है आपका। पहला प्रश्न है, बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे क्यों धकेल रहे थे? बताइए क्या। पहली बात तो ये कि प्रश्न समझ में आया, बड़े बड़े बिल्डर्स समुद्र को पीछे क्यों धकेल रहे थे, इसका अर्थ क्या है? प्रश्न के माध्यम से लेखक निदा फाजली जी हमसे क्या पूछना चाहते हैं? क्या बिल्डर्स या किसी के भी वश में है समुद्र को पीछे धकेलना, या इस कथन के माध्यम से वे कुछ और कहना चाह रहे हैं? अपने आप के पांव को, अपनी सीमाओं को मनुष्य पसारता जा रहा है, प्रकृति को धक्का देता जा रहा है, शायद यही उनका कहने का तात्पर्य है। तो देखते हैं उत्तर किस तरह से लिखा जा सकता है। बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे इसलिए धकेल रहे थे क्योंकि ताकि वे समुद्र के किनारे की जमीन पर कब्जा कर सकें और प्रकृति की सीमा को संकुचित और अपने फैलाव का, अपने विस्तार का बढ़ावा कर सकें या अपने आप को विस्तृत कर सकें। लिखा है ना, ताकि समुद्र के किनारे की जमीन पर कब्जा कर सकें और उस पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर लोगों को बसा सकें। ऐसा करके वे सिर्फ और सिर्फ क्या, धन कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, अपनी शान को ऊंचा करना चाहते हैं। लेकिन मनुष्य अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर ये भूल चुका है कि प्रकृति, जो प्रकृति है, उस पर सभी का समान अधिकार है, ना केवल मनुष्य का। अब देखते हैं अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है। लेखक का घर किस शहर में था? याद कीजिए, हमने चर्चा की थी पाठ का सार। ग्वालियर में था क्या? जबलपुर में था? कहां था? देखते हैं। लेखक का घर पहले ग्वालियर में था, परंतु बाद में वे मुंबई के वर्सोवा शहर में रहने लगे थे। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, जीवन कैसे घरों में सिमटने लगा है। घरों में
पहले जो गांव में घर हुआ करते थे, घरों के साथ साथ यहां से लेकर वहां तक घर, फिर आंगन हुआ करते थे, पड़ोसियों का घर और अपना घर समझ में नहीं आता था कहाँ हमारा घर समाप्त हुआ है, कहाँ से पड़ोसियों का घर स्टार्ट हुआ है। अर्थात सभी लोग आपस में एक होकर रहा करते थे। बच्चों को खेलने की जगह भी पर्याप्त रहती थी, सभी में आपसी मेल था, भाईचारे की भावना भरपूर थी। लेकिन आजकल घरों के स्थान पर संकुचित होकर फ्लैट्स में रह गए हैं। लोग पड़ोस कल्चर से वंचित होते जा रहे हैं, एकदम अपने आप में लीन होता जा रहा है व्यक्ति। अब इसमें हम केवल मनुष्य को दोषी भी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि आजकल की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में थकना मना है। अब क्या करें, रुकना मना है। यदि थमे और रुके तो हम पीछे रह जाएंगे, दुनिया हमसे आगे चली जाएगी। संभवतः यही कुछ कारण हो सकते हैं कि क्यों घरों में सिमटने लगे हैं। पहले जनसंख्या कम थी, सबसे बड़ा कारण जनसंख्या, पॉपुलेशन। लोगों के हिस्से में जमीन अधिक थी। जब संसाधन अधिक थे तो लोग कम थे तो संसाधन ठीक थे, जमीन अधिक थी तो बहुत अच्छे से आराम से रहते थे। लेकिन अब जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जमीन तो उतनी ही है। अब क्या हुआ, जो एक घर किसी एक व्यक्ति का, देखिए मान लीजिए हम यहाँ पर एक छोटा सा घर बनाते हैं, ठीक है, जस्ट इस तरह से गांव के घर की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये घर है, यहाँ पर दो भाई आपस में अच्छे से मिलकर रहते हैं। अब उन दो भाइयों के हुए दो बेटे। अब ये घर हो गया 4 भागों में डिवाइड। अब फिर से उनके दो बेटे हो गए, अब ये हो गया 8 भागों में डिवाइड। फिर और हो गए जनसंख्या, क्योंकि जमीन तो उतनी ही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए अधिक संकुचित हो गया है ना। लोगों के हिस्से में जमीन अधिक थी, वे बड़े बड़े घरों और खुले में रहते थे। घर की तरह ही उनका दिल भी था, जितने बड़े घर में रहते थे उतना बड़ा दिल था। लेखक कहना चाहते हैं कि पहले के लोग निस्वार्थ भाव से कार्य करते थे, परंतु जनसंख्या बढ़ने के साथ ही वे छोटे घरों में रहने के लिए विवश हो गए। और संभवतः इसी के कारण आजकल जो मनुष्यों के दिल हैं वे भी छोटे हो गए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, दूसरों की भावनाओं की कोई कद्र ही नहीं करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कबूतर परेशानी में इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे? याद कीजिए, लेखक के अपने घर की बात है ये। जब लेखक के किसी रोशनदान में एक कबूतर ने बना लिया था अपना घोंसला और वहां थे उसके छोटे छोटे बच्चे। याद आया, वो कबूतर उनके घर में आया जाया करते थे, तो लेखक की पत्नी जी या फिर वहाँ पर जो भी सामान रखा रहता था उसकी तोड़ फोड़ हो जाती थी, अचानक से फड़फड़ाते हुए आ गए, तो लेखक की पत्नी ने वो रोशनदान शायद बंद कर दिया था। अब उनका आवागमन बंद हो गया, छोटे बच्चे घर के अंदर, माता पिता बाहर, तो बेचारे वो उदास थे, शायद इसलिए फड़फड़ा रहे हो परेशानी में। उत्तर कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। कबूतर के जोड़े ने रोशनदान में 2 अंडे दिए थे, उनमें से ओके ये दूसरा वाला है, ठीक है, उनमें से एक अंडे को बिल्ली ने फोड़ दिया था। अब लेखक की मां ने सोचा कि दूसरे अंडे को मैं बचाकर संभाल कर रख दूं, तो दूसरे अंडे को वो उठाकर संभाल कर रख रही थी कि उनके हाथ से वो दूसरा अंडा भी छूट गया और फूट गया, जिससे लेखक की मां बहुत दुखी हुई। इतनी दुखी हुई कि उन्होंने दिन भर का उपवास रखा, रोजा रखा, क्योंकि वे थोड़ी धार्मिक विचारों वाली थी। और दूसरा संभाल कर रखते हुए मां से फूट गया। अपने अंडे फूट गए, जब दोनों कबूतरों के अंडे फूट गए, उनको देखकर दोनों कबूतर दुख के कारण यहां वहां फड़फड़ाते हुए फिर रहे थे। और लेखक की मां को भी बहुत दुख हुआ था, क्योंकि पहले जो पाठ का नाम याद कीजिए क्या है, अब कहां दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। पहले भावनात्मक व्यक्ति थे, पहले लोगों के दुख में वाकई में लोग दुखी हो जाते थे। लेकिन आज यदि हैं तो हाँ अरे हमें दुख है, मतलब बहुत दुख है, और इतने में यदि मोबाइल आ गया तो हंसकर हम बात भी करने लगते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, नहीं पता कुछ। एकदम से हम सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, या यूं कहें कि हम अपने आप में संकुचित हो गए हैं या स्वार्थी हो गए हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अब चलते हैं हम लिखित प्रश्नों की ओर, ठीक है। और लिखित प्रश्नों के उत्तर आपको 25 से 30 शब्दों में देना है, अर्थात आपको 4-5 पंक्तियों में इनके उत्तर देने होते हैं। इसी तरह के शब्द सीमा दी जाती है परीक्षाओं में, या बोर्ड परीक्षाओं की हम बात करें तो शब्द सीमा आधारित रहती है कि आपको इतने शब्दों में उत्तर लिखना है। या तो आता है 60 से 70 शब्दों में लिखिए, अभी तक जो प्रीवियस एग्जाम्स की हम बात करें तो, ठीक है, प्रीवियस ईयर में जो परीक्षाएं हुई उनकी हम बात करें तो 25 से 30 या 60 से 70 शब्दों में। तो 25 से 30 शब्द अर्थात हम 4-5 लाइन्स में उत्तर लिखते हैं,
और मैक्स टू मैक्स मतलब 6 पंक्तियां। या फिर बात करें हम दीर्घ उत्तरीयों की, तो यहां पर उनको 60 से 70 अर्थात 8-9 लाइंस में हमें उत्तर देना होता है। और उत्तर में हमें खास तौर से इस बात का विशेष रखना होता है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है, उसी का हम समाधान देते हैं। अब है, अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद करते हैं? नूह, लश्कर को एक बादशाह थे, पैगंबर थे, जो एकदम प्रकृति से जुड़े हुए थे। पहले के लोग प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे, प्रकृति को ही वो सर्वस्व मानते थे और वो मानते थे। और वहाँ पर धार्मिक भेदभाव नहीं था कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मेरा ये है तो मेरा ये है, सूरज तेरा है, चंद्रमा तेरा है, ऐसा कुछ नहीं था। सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे और सब लोग भावना प्रधान थे। अब देखिए यहाँ पर लिखा है, अरब में नूह नाम के एक पैगंबर रहते थे जिनका असली नाम था लश्कर। वे अत्यंत दयालु और संवेदनशील थे। एक बार एक कुत्ते को उन्होंने दुत्कार दिया, मतलब ऐसे झड़क दिया, डांट दिया। और पहले के जो भावनात्मक लोग रहते थे ना, वो प्राणियों की भाषा भी समझते थे कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो हुआ कुछ ऐसा ही पैगंबर के साथ कि एक बार उन्होंने उस कुत्ते को दुत्कार दिया। दुत्कारना मतलब डांट डपट देना, ठीक है। उस कुत्ते का जवाब सुनकर वे बहुत दुखी हुए। अब उस कुत्ते ने अपनी भाषा में उनसे कुछ कहा होगा और पैगंबर समझ गए, जिससे वे बहुत दुखी हुए और उम्र भर पश्चाताप करते रहे। समझ में आया? कुत्ते के द्वारा जो रुदन हुआ या रोया या उसने जो भी उनसे कहा, वो समझ गए उस प्राणी की बात और उस पश्चाताप में वे अपनी सारे जीवन उम्र भर पश्चाताप करते रहे। अपने करुणा भाव के कारण ही वे नूह के नाम से याद किए जाते हैं। ठीक है, इतने अधिक करुणामयी थे कि उन्होंने जिंदगी भर तक उसका पछताव किया और किसी प्राणियों को दुत्कारने की तो छोड़िए, उन्होंने किसी भी प्राणी को इतना सा भी कुछ नुकसान भी नहीं पहुंचाया। पहले के लोग हर एक जीव जंतु की सुरक्षा करते थे। अभी देखिए और क्या क्या आने वाला है। लेखक की मां किस समय पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी और क्यों? याद आया कि कब मना करती थी? संध्या होने के बाद या सूर्यास्त होने के बाद। क्या कहती थी कि अब पेड़ पौधे सो गए हैं, यदि हम उनकी पत्तियां तोड़ेंगे तो वो रोने लगेंगे। ये अभी भी प्रचलित है कि रात के समय हमें पेड़ पौधों से पत्तियां या फूल नहीं तोड़ना चाहिए। लिखा है, लेखक की मां पशु पक्षियों के प्रति ही नहीं बल्कि पेड़ पौधों के प्रति भी संवेदनशील थी। वे सूरज छिपने के बाद अर्थात सूर्यास्त के बाद पेड़ों के पत्ते तोड़ने से हमेशा मना करती थीं। उनका मानना था कि ऐसा करने पर पेड़ों को दुख होगा और वे रोते हुए बद्दुआ भी दे सकते हैं। इसलिए पेड़ पौधों से शाम के बाद सूर्यास्त होने के बाद पेड़ पौधों से ना तो फूल पत्ती तोड़ना है, ना ही उनको हिलाना डुलाना है। ये उनकी मान्यता थी और ये आज भी माना जाता है कि रात के समय किसी पेड़ की पत्ती नहीं तोड़ना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ? क्या हुआ? प्रकृति में मनुष्य जब धीरे धीरे अपनी सीमाओं को बढ़ाता जा रहा है कि ये भी मेरा, जंगल भी मेरे, समुद्र भी मेरा, सब कुछ मैं, क्योंकि मैं ही इसका राजा हूं, आई एम द ओनली किंग ऑफ पृथ्वी। तो इसके कारण क्या हुआ? पृथ्वी अर्थात जो वातावरण था उसका संतुलन प्रकृति का एकदम बढ़ गया या बिगड़ गया। उससे क्या हुआ? बाढ़ आने लगी। तो ओजोन लेयर का आपने पढ़ा ही है ना कि अत्यधिक ग्लोबल वार्मिंग जब हुई तो जनसंख्या, प्रदूषण, इससे वहां पर भी होल हो गए। एकदम गर्मी आने लगी। गर्मियों में जब गर्मी आनी चाहिए थी तब नहीं है, अधिक बाढ़ आ गई। फिर देखो क्या प्राकृतिक प्रकोप जब आते हैं तो मनुष्य फिर थर थर कांपने लगता है। अब जब उसको लगता है कि मैं सब कुछ हूं तो मैं ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, कहते हैं ना लालच का कोई अंत नहीं है। इससे फिर भयंकर रूप, जब विकराल रूप प्रकृति ने धारण किया तो मनुष्य के वश में कुछ भी नहीं। फिर त्राही माम करने लगते हैं। और फिर वही कि इससे अच्छा ये है ना कि हम आराम से जितना हमें चाहिए, जितना गाड़ी में पेट्रोल की आवश्यकता है, उतना धन, उतना संपत्ति हमारे लिए काफी है ना। क्यों हम लालच में इतने अंधे हो जाते हैं कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं? देखिए क्या क्या कहने का प्रयास किया है कवि ने कि क्या हुआ परिणाम। प्रकृति में आए असंतुलन का दुष्परिणाम बहुत ही भयंकर हुआ।
और प्रकृति जब बदला लेती है तो किसी को नहीं देखती है, क्योंकि जब कहते हैं ना, जो जितना गहरा होता है, जो जितना शांत होता है, जो जितना विराट या बड़ा होता है, उसका दिल, उसका सहन शक्ति भी उतनी होती है। लेकिन जब उसको छेड़ा, जब उसके गुस्से को या उस पर कुछ इस तरह का, कहते हैं ना, अब कब तक, जब पापों का घड़ा भर जाएगा तो वो बम की तरह फूटेगा। और ऐसा ही कुछ होता है यहाँ। विनाशकारी समुद्री तूफान आने लगे, प्रलय हो जाती है पहाड़ से, अत्यधिक गर्मी पड़ने लगी, असमय बरसातें होने से जन धन और फसलें क्षतिग्रस्त होने लगी, आंधियां और तूफान आने लगे, नए नए रोग उत्पन्न हो गए, जिससे पशु पक्षी असमय मरने लगे। प्रकृति का जो संतुलन था वो एकदम बिगड़ गया। अत्यधिक गर्मी से, पहले आप देखिए तुलसीदास जी को याद कीजिए, 120 वर्ष वो जिए। और भी आप अपने दादा परदादा जी, अपने मम्मी डैडी से पूछिएगा कि दादाजी की एज कितनी थी, तो 100 वर्ष मानी जाती थी मनुष्य की आयु, अच्छे खासे चलते फिरते, ऐसा नहीं कि कराते कराते 100 वर्ष हुए उनके। और अभी क्या होता है कि पता ही नहीं चलता, अरे क्या हुआ, वो सो रहे थे और गए, क्या हुआ, अच्छे खासे थे। क्योंकि अब कुछ तो हो रहा है, कुछ तो ऐसा है जो गड़बड़ है, और जो गड़बड़ है वही प्रकृति हमें प्रतिफल में दे देती है। तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, जितना हमारा है उतना ही हमें मानना है, नहीं तो कौरवों जैसा हाल होगा। पांडव और कौरव की कथा आप सबको पता है, महाभारत में क्या हुआ था, किस तरह से श्री कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया था। संदेशवाहक के रूप में गए थे कि ठीक है भाई, तुम ही संपूर्ण राज्य रख लेना, केवल 5 गांव ही दे दो पांडवों को। लेकिन वो नहीं माना। याद है वो कविता, ऐसा कुछ गए थे ना कृष्ण जी की, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। हाँ, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। कृष्ण जी ने सोचा कि चलो मित्रता कर देते हैं, भाई भाई हैं, आपस में इनको मिला देते हैं। तो गए वो वहां पर, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, सबका विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर दो आधा दो, यदि इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। 5 ग्राम मतलब 500 ग्राम या 1 किलोग्राम की बात नहीं हो रही है, 5 ग्राम मतलब 5 गांव, ठीक है। तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। लेकिन हे, उसकी किस्मत कहें या बदकिस्मती दुर्योधन की, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बड़ा अवसाद मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर ब्रहणी प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद के छूटेंगे। लेकिन थी सवा सन्ने, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश खड़े, केवल केवल 2 नर ना अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। क्या हाल हुआ आपने सुना है, और ये कोई ऐसा नहीं कि कल्पना थी, महाभारत वास्तविक थी। कुछ 1000 वर्ष 5000 वर्ष पुरानी ये गाथा है, और ये सत्य है, ये कल्पना नहीं है, कोई कहानी नहीं है कि युद्ध से या द्वेष से या नफरत से किसी का भी कोई भला नहीं हुआ है। अतः अपने मन में प्रेम, शांति, निस्वार्थ की भावना, इस तरह की भावना को बसाएंगे तो हम भी खुश रहेंगे और हमारे आसपास का वातावरण भी खुश रहेगा। लालच को अपने मन में कभी भी मत पनपने देना, ठीक है। ये होता है जब प्रकृति अपने रूप में आ जाती है, इसलिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेखक की मां ने पूरे दिन का रोजा क्यों रखा था? याद कीजिए, जस्ट अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि उनके हाथ से एक अंडा टूट गया था
एक तो अंडा बिल्ली ने तोड़ दिया था, उन्होंने सोचा कि दूसरे अंडे को मैं संभाल कर रख दूं, तो वो संभाल कर उस घोंसले में रख रही थी कि उनके हाथ से अंडा टूट गया। बहुत दुखी हुई, बहुत व्यथित हुई और उन्होंने पूरे दिन का उपवास अर्थात रोजा रखा और अल्लाह से दुआ मांगती रही कि हे अल्लाह परवरदिगार, मुझे माफ कर दो। लेखक की मां धार्मिक विचारों वाली महिला थी। वे मनुष्य से ही नहीं पशु पक्षियों तक से प्रेम करती थी। उनके घर की दालान में, दालान समझते हैं, बरांडा टाइप, कबूतर ने 2 अंडे दिए थे। उनमें से एक अंडा बिल्ली ने गिराकर फोड़ दिया था। दूसरा अंडा संभालते समय उनके हाथ से टूट गया। अंडा टूटने का पछतावा करने के लिए उन्होंने पूरे दिन का रोजा रखा और पूरे दिन वो दुखी रहीं और अल्लाह से माफी ही मांगती रहीं। लेखक ने ग्वालियर से मुंबई तक किन किन बदलावों को महसूस किया, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। जब लेखक, पहले उनका घर कहाँ था? ग्वालियर में, फिर वे आए मुंबई में, ठीक है। पहले अपनी माँ की कहानियां बताई उन्होंने, माँ के किस्से बताए हैं, फिर उन्होंने पत्नी की बात हमारे साथ साझा की है कि किस तरह से उन्होंने कबूतरों को जो रोशनदान लगा दिया था, क्योंकि वहां पर उन्होंने घोंसला बना दिया था। तो ग्वालियर से मुंबई अर्थात बड़े घर से छोटे घर में शिफ्ट होना, या भावनात्मक तरीके से सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड हो जाना या स्वार्थी हो जाना, यहां पर लेखक ने अपने आप को भी शामिल किया है। वे चाहते तो अपने आप को शामिल नहीं करते, क्योंकि अक्सर क्या होता है, व्यक्ति खुद की कमियां तो देखता ही नहीं है और हमेशा दूसरों में कमियां देखते रहते हैं। लेकिन महान लोग वही होते हैं जो स्वयं की कमियां भी उजागर करते हैं, और यहां पर यह उदाहरण निदा फाजली जी का प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। लेखक ने ग्वालियर से मुंबई तक का क्या हुआ, मुंबई तक अनेक बदलाव देखे। कौन कौन से? जैसे उनके देखते ही देखते बहुत सारे पेड़ कट गए। जहां कभी जंगल हुआ करते थे, आप शू शां वाली सड़कें निर्मित हो गई हैं, नई नई बस्तियां बस गईं, ठीक है। चौड़ी सड़कें बन गई, क्योंकि जनसंख्या अधिक है तो आवागमन की आवश्यकता है। रास्ते संकुचित छोटे छोटे थे तो जंगलों को काट काट कर बड़े बड़ी सड़कें बनाई गई। पशु पक्षी शहर छोड़कर भाग गए। शहर क्या, वो उनका जंगल था, लेकिन अब शहर बस गया है तो उन्हें अपने घर से बेघर किया गया। जो बच गए उन्होंने जैसे तैसे यहां वहां अपना घोंसला बनाया या अपना घर बनाया, लेकिन उन्हें पता है कि ये भी उनका एकदम स्थित या स्थिर रूप से नहीं है। मनुष्य क्या पता कब आकर इस पेड़ को भी काट दे और हमारे घरौंदा को भी मिटा दे। डेरा डालने से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। क्या आप डेरा शब्द का अर्थ समझते हैं? डेरा, हाँ, कि डेरा जमा लिया, डेरा बसा लिया, कहीं पर रहना, कहीं पर ठहरना, अपने आप का रहने की व्यवस्था करना, ठीक है, उसको डेरा कहते हैं। तो डेरा डालने का आशय है अपने रहने की व्यवस्था करना। जिस तरह मनुष्य जब कहीं बाहर जाता है ना, तो अपने रहने का ठिकाना बनाता है, जैसे टेंट वगैरह आपने देखे होंगे, तंबू लगाते हैं। इसी प्रकार पक्षी भी रहने और अंडे देने तथा पंचों की देखभाल के लिए डेरा डालते हैं। कभी इस पेड़ पर, कभी उनको लगता है कि गांव के, यदि आपने गांव गए होंगे आप, कोई ना कोई संबंध होता है हमारा गांव से, तो जब हम देखते हैं वहां कच्चे घर जब हुआ करते थे, आजकल तो गांव में भी पक्के घर होने लगे हैं, तो यहाँ वहां जहां तहां घोंसले रखे रहते हैं, चिड़ियां ची 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 करती ही रहती हैं। मुझे अपना बचपन याद आता है, क्योंकि मैं कक्षा मतलब 5वीं तक पूरा गांव में मेरा जीवन पला बढ़ा है। गांव की ही बेटी हूं मैं, किसान की बेटी हूं। तो वहां पर यदि देखें हम तो बहुत ही अच्छा एक माहौल रहा करता था। एकदम पता ही नहीं चलता था कि गर्मियां कब आई और सर्दियां कब। ये तो मैं अपना बता रही हूं, मैं कितनी प्राचीन हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर बात करते हैं कि पहले कोई कूलर पंखे भी नहीं हुआ करते थे। अब आप सोच रहे होंगे आप तो दादी नानी जैसी कहानी सुनाने लगे। मैंने खुद अनुभव किया है। यदि मैं अपनी बचपन की बात आपके साथ साझा करूं, जो सत्य है कि कूलर पंखे नहीं थे। जब तक मैं 5वीं तक थी कूलर पंखे नहीं थे। इवन लाइट भी उस समय बहुत छोटे, यदि दूसरी तीसरी की मैं बात करूं, जब मैं 1st 2nd 3rd क्लास में रही होंगी, तब लाइट की व्यवस्था भी नहीं थी। फिर कभी एक आध बल्ब इसी लाइंस में आकर एक बल्ब एक घर में जलता था, जिससे चारों तरफ उजाला हो जाता था। बस ये था पहले गांव में। लेकिन फिर भी किसी तरह की आपाधापी नहीं, दुख दर्द नहीं, आराम से रहते थे, आराम से रहते थे, बहुत खुशी से रहते थे। मुझे आज भी पता है कि जब मेरे पिताजी मार्केट जाते थे, एक वीक में जाते थे सब्जियां वगैरह लेने, तो 5 रुपए में हफ्ते भर की सब्जियां जाती थी और परिवार बड़ा भरा पूरा था।
अब हम ही सोचते हैं और हम अपने बच्चों को बताते हैं तो वो विश्वास नहीं करते हैं। अच्छा, ये कैसे हो सकता है, हुआ है। इसलिए तो गांव का जो वातावरण है वो हमें अब काल्पनिक लगता है, जबकि वो वास्तविकता ही थी। ठीक है, अब चलते हैं कि इसी तरह से जब कहीं हम जाते हैं तो डेरा डालते हैं, अपने रहने की व्यवस्था फिर करते हैं कि कहीं भी जानो तो अच्छा कहाँ रुकेंगे, कहाँ ठहरेंगे, कहाँ खाने पीने की व्यवस्था कहाँ होगी, ये हम पहले सोचते हैं कहीं भी जाने से पहले। ठीक है, ठीक उसी तरह से पशु पक्षी या कोई भी प्राणी भी अपने रहने की व्यवस्था करते हैं। शेख अयाज के पिता अपने बाजू पर काला च्योंटा रेंगता देख भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए थे, बताइए। याद आया कि जैसे ही एक उर्दू कवि की बात है। शेख अयाज उर्दू के कवि थे, प्रसिद्ध कवि थे। एक बार वो अपने घर की कथा हमें बताते हैं, मतलब थोड़ी सी बात उन्होंने साझा की हमारे साथ कि एक बार उनके पिताजी कुएं से नहा धोकर आए अच्छे से, और उनकी माँ ने भोजन परोसा, और जैसे ही उन्होंने निवाला तोड़ा अचानक वे उठ खड़े हुए। तो माँ ने सोचा कि शायद भोजन पसंद नहीं आए, तो माँ ने पूछा क्यों, भोजन अच्छा नहीं बना? बोले नहीं नहीं, ये चींटी से बड़ा चींटा, ठीक है, उनके बाजू पर रेंग रहा था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये किसी के घर से बेघर हो गया है, मैं इसको पहले घर छोड़कर, अर्थात कुएं के पास जहां वो रहते हैं वहां छोड़कर आता हूं, फिर मैं भोजन करूंगा। कितने भावनात्मक, कितने प्रकृति से जुड़े हुए थे। तभी तो कोई रोग या कोई अटैक, ऐसी बीमारियां नहीं चलती थी पहले कि अटैक आ गया या अस्थमा हो गया, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था इस तरह की बीमारियां। डॉक्टर्स को हमने कभी बचपन में देखा ही नहीं। कभी कुछ होता था तो मेरे दादाजी की बात याद आ गई मुझे कि वो कुछ एक ऐसा हरा हरा कुछ ऐसे निचोड़ के कड़वा सा था, और एक बूंद पिया कि हमारा बुखार मुखार सब भाग जाता था। डॉक्टर्स का हमें इंजेक्शन नहीं लगे थे बचपन में, यदि हम बात करें तो। ठीक है, शेख अयाज के पिता अत्यंत दयालु और सहृदय व्यक्ति थे। एक बार वे कुएं से स्नान करके लौटे और भोजन करने बैठ गए। अचानक उन्होंने देखा कि एक काला च्योंटा उनकी बाजू पर रेंग रहा है। उन्होंने भोजन वहीं छोड़ दिया और उसे छोड़ने उसके घर अर्थात कुएं के पास चल पड़े, ताकि उस बेघर को उसका घर मिल सके। क्योंकि वे जानते थे, वे मानते थे कि यदि किसी को घर से बेघर कर दिया जाए तो उस पर क्या बीतती है। ठीक है, अपने हम जैसे अक्सर कहते हैं कि हमारे साथ अच्छा बर्ताव करो, हम पर चिल्लाओ मत, हम पर गुस्सा मत करो। तो जिस तरह के व्यवहार की अपेक्षा हम दूसरों से करते हैं, हमें भी वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ भी अपनाना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, पढ़ते हैं अगला प्रश्न, जो कि देना है आपको 50 से 60 शब्दों में इनके उत्तर। बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? क्या हुआ बताइए? पॉपुलेशन एकदम बढ़ गई तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या परेशानी हुई पर्यावरण को? भाई आबादी बढ़ रही है तो बढ़ रही है। फिर वही बात आई कि संसाधन सीमित, प्रकृति उतनी ही, पेड़ पौधे, घर, हवा, जल, वायु, जो पंच तत्व हैं वे वही हैं, और प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेज की हम बात करें तो वो कभी न नष्ट होने वाले हैं। लेकिन यदि इस तरह से उनका दोहन किया गया, इस तरह से उनका हनन किया गया, तो कुबेर का खजाना हो या कुछ, खत्म तो हो ही जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ है पर्यावरण के साथ कि बढ़ती हुई आबादी ने इस कदर प्रकृति का दोहन किया, इस कदर प्रकृति का दुरुपयोग किया कि भुगता भी फिर मनुष्य ने। कब क्या हो जाता है चुटकियों में पता ही नहीं चलता। दुख दर्द, दूसरों के दुख दर्द, मनुष्य के दुखों को नहीं समझ रहा है तो अन्य प्राणियों की तो बात ही छोड़िए। मनुष्य का ठीक, फिर भाई का नहीं है तो फिर मनुष्य का कैसे होगा? ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं, तो हमें अपने रिश्तों को, अपने नातों को बहुत सहेज कर रखना है। ये जो मनुष्य जीवन है ना, वो क्या पता कब मिला था या कब मिलेगा। जी भर के जियो, खुश होकर जियो, स्वयं प्रसन्न रहो और दूसरों को भी प्रसन्न रखो। बढ़ती हुई आबादी ने पर्यावरण पर अत्यंत विपरीत प्रभाव डाला। ज्यों ज्यों आबादी बढ़ी, त्यों त्यों मनुष्य के आवास और भोजन की जरूरत भी बढ़ गई। इसके लिए वनों की अंधाधुंध कटाई की गई ताकि लोगों के लिए घर बनाया जा सके। इसके अलावा सागर के किनारे अतिक्रमण कर नई बस्तियां बसाई गईं। उन दोनों ही कार्यों से पर्यावरण असंतुलित हुआ। इससे असमय वर्षा, बाढ़, चक्रवात, भूकंप, सूखा, अत्यधिक गर्मी एवं आंधी तूफान के अलावा तरह तरह के नए नए रोग फैलने लगे, जो लाइलाज जैसे होने लगे। इस प्रकार बढ़ती आबादी ने पर्यावरण में जहर भर दिया। ठीक है,
अगला प्रश्न, लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली क्यों लगवानी पड़ी? क्योंकि उनके घर कबूतर आते जाते थे, उनके छोटे छोटे बच्चे थे। याद कीजिए, लेखक ने एक जिक्र किया है अपनी माँ का कि अंडा फूटने पर ही वो कितनी दुखी हुई थी। फिर उन्होंने अपने स्वयं के घर का वर्णन किया है। पक्षियों का प्राकृतिक आवास नष्ट होने से पक्षी यहाँ वहां शरण लेने को विवश हुए। लेखक के फ्लैट के रोशनदान में 2 कबूतर ने अपना डेरा जमा लिया और उसमें अंडे दे दिए। उन अंडों से बच्चे निकल आए थे। छोटे बच्चों की देखभाल के लिए कबूतर वहां बार बार आया जाया करते थे। इस आवाजाही में कई वस्तुएं गिरकर टूट जाती थीं। इसके अलावा वे लेखक की पुस्तकें और अन्य वस्तुएं भी गंदी कर देते थे। कबूतरों से होने वाली परेशानी से बचने के लिए लेखक की पत्नी ने खिड़की में जाली ही लगवा दी कि ना यहाँ खुला स्थान रहेगा और ना कबूतर आएंगे जाएंगे। अगला प्रश्न, समुद्र की गुस्से की क्या वजह थी? समुद्र को गुस्सा क्यों आया? या क्या समुद्र को भी गुस्सा आता है? कैसे दिखाता है समुद्र अपने गुस्से को? बाढ़, भयंकर तरीके से, फिर अच्छी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, सब कुछ धराशायी हो जाता है। उसने अपना गुस्सा किस पर निकाला और कैसे निकाला? समुद्र के गुस्से की वजह थी बिल्डरों की लालच एवं स्वार्थपरकता। बिल्डरों ने लालच के कारण सागर के किनारे की भूमि पर बस्तियां बसाने के लिए ऊंची ऊंची इमारतें बनाना शुरू कर दी। इससे समुद्र का आकार घटता गया और वह सिमटता गया। मनुष्य के स्वार्थ एवं लालच ने समुद्र को गुस्सा आ गया, भयंकर वाला गुस्सा आ गया। वो क्रोधित हो गया। उसने अपने सीने पर दौड़ती 3 जहाजों को बच्चों की गेंद की भांति उठाकर फेंक दिया, जिससे वे औंधे मुंह गिरकर टूट गए। ये जहाज पहले जैसे चलने योग्य ना बन सके। बड़े बड़े जहाज, कहते हैं ना, जब समुद्र की प्रकोप या प्रकृति अपनी पर आ जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम उसके हाथ की कठपुतलियां हैं। फिर भी हमें लगता है ये संपूर्ण प्रकृति हमारी है। प्रश्न है अगला, मट्टी से मट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान? मट्टी से मट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं स्पष्ट करना है हमें। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि सब प्राणियों की रचना अनेक तरह की मिट्टियों से ही हुई है। हम भी तो मिट्टी के ही बने हैं, एक दिन मिट्टी में ही चले जाना है ना। पर ये मिट्टियां आपस में मिलकर अपनी स्वाभाविकता, रंगगंध आदि खो चुकी हैं। अब वे सब मिलकर एक हो चुकी हैं। अब किस व्यक्ति में कौन सी किस्म की मिट्टी कितनी है, इसकी पहचान की जाए। इसी तरह मनुष्य में भी सद्गुणों और दुर्गुणों का मेल है। अब चाहें तो हम अपने सद्गुणों को उजागर करें, चाहें तो हम अपने दुर्गुणों को उजागर करें। यह हम पर डिपेंड करता है किसमें कितना सद्गुण है और किसमें कितना दुर्गुण है। ये कह पाना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। और एक बात हम बता दें कि हर एक मनुष्य में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग अपनी बुराइयों को दबा कर रखते हैं, उनको चूर चूर रौंद देते हैं और उनको उजागर नहीं होने देते, अपनी अच्छाइयों को उजागर करते हैं। और कुछ लोग अपनी बुराइयों को बढ़ा कर रखते हैं। उनको लगता है कि मैं यदि बुरा बनूंगा या मैं मतलब उनको लगता है मैं, अर्थात अहंकार आ जाता है और वहां अच्छाइयां धीरे धीरे फिर दब जाती हैं। यहां पर यही जो रूप है ना मनुष्य के 2, उनकी चर्चा की गई है। निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है, नेचर की, प्रकृति की। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले मुंबई में देखने को मिला था। क्या मिला था, आइए देखते हैं। प्रकृति अत्यंत सहनशील है, बहुत सहनशील है, एकदम कभी वो किसी का बुरा नहीं करती है, लेकिन वह मनुष्य की जातियों और छेड़छाड़ को एक सीमा तक ही सहन कर पाती है। पर जब पानी सिर के ऊपर हो जाता है तब प्रकृति अपनी विनाश लीला दिखाना शुरू कर देती है। इस क्रोध में जो भी उसके सामने आता है वह किसी को नहीं छोड़ती। प्रकृति ने समुद्री तूफान का रूप धारण कर अपने सीने पर तैरते 3 जहाजों को उठाकर समुद्र से बाहर फेंक दिया था, यूं कागज की नाव जैसे। अगला प्रश्न, जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। क्या कहना चाहते हैं? कि जो जितना बड़ा, यहां पर समुद्र का उदाहरण ले सकते हैं कि समुद्र जैसा विशाल, समुद्र जैसे गहरा अथाह सागर, एकदम जिसके ना कोई छोर का पता है ना शुरुआत का पता है, कहां से जहां तक आप दृष्टि ले जाओगे वहां समुद्र ही समुद्र नजर आएगा।
नहीं करता गुस्सा, लेकिन जब उनको छेड़ा जाता है तब उनका जो गुस्सा रहता है वो रौद्र रूप धारण कर लेता है। इतिहास गवाह रहा है कि बड़े लोग प्रायः शांत स्वभाव वाले, उदार और महान होते हैं। वे क्रोध से दूर ही रहते हैं, उनकी सहनशीलता भी अधिक होती है, परंतु जब उन्हें क्रोध आता है तो यह क्रोध विनाशकारी होता है। यही स्थिति विशालकार समुद्र की होती है, जो पहले तो सहता जाता है, परंतु क्रोधित होने पर भारी तबाही मचा देता है, त्राही त्राही हो जाती है सब में। फिर किसी की भी ना तो दुआ सुनी जाती है ना प्रार्थना। इसलिए प्रकृति के साथ हमें मित्रवत व्यवहार करना होगा। इस बस्ती ने ना जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं, जो नहीं जा सके हैं उन्होंने यहां वहां डेरा डाल दिया। फिर वही कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगलों को काटता जा रहा है पेड़ों को काटता जा रहा है ना। जो भी पशु पक्षी हैं जो आराम से यहां वहां विचरण करते हैं आजादी से, आज वो संकुचित हो गए हैं। मतलब उनको अपने घर से बेदखल कर दिया है। जाकर गांव से शहर से खेत तक, और खेतों से जाकर जंगल तक हमने अपना बसेरा कर लिया। कहाँ जाएंगे वे? घर में आएंगे तो हम उनको मारेंगे। अरे हमारे घर में घुस आया, हम उनके घर में आए हैं, वो हमारे घर में नहीं आ रहे हैं। देखिए, लेखक देखते हैं कि दिनों दिन जंगलों की सफाई होती जा रही है, कटाई होती जा रही है, समुद्र के किनारे ऊंचे ऊंचे भवन बनाए जा रहे हैं। इन स्थानों पर मानवों की बस्ती बन जाने से वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो गया है। इस कारण पक्षी एवं जानवर दोनों ही अन्यत्र जाने को विवश होकर शहर से कोसों दूर चले गए हैं। कुछ पक्षी प्राकृतिक आवास के अभाव में इधर उधर भटक रहे हैं। वे मनुष्य के घरों की दालानों और छज्जों पर घोंसले बनाने को विवश हैं। कहां जाएं वो, क्या करें? इसलिए और फिर मनुष्य उनके घोंसलों को भी तोड़ देता है। अगला प्रश्न, शेख अयाज के पिता बोले, नहीं यह बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूं। इन पंक्तियों में छिपी उनकी भावना को स्पष्ट कीजिए कि उनका मानना था कि जिसमें प्राण हैं वे प्राणी हैं, प्रकृति केवल हम मनुष्यों की नहीं है, सब पर, मतलब प्रकृति पर सभी का समान अधिकार है। हम ये ना सोचें कि ये जमीन, ये जंगल, ये पेड़, ये पौधे, ये जानवर सब कुछ हमारे ही है। ये सबकी उतनी ही है प्रकृति, सबका इस पर उतना ही अधिकार है जितना कि हमारा। यहाँ देखिए आप, शेख अयाज के पिता जीवों के प्रति दया भाव रखते थे। एक बार वे कुएं से नहाकर वापस आए और खाना खाने बैठ गए। अभी पहला कौर उठाया ही था कि अपनी वहां पर एक च्योंटा दिखाई दिया। वे भोजन छोड़कर उठ गए और च्योंटे को उसके घर अर्थात कुएं के पास छोड़ने चल पड़े। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि इस बेघर को उसके घर छोड़कर भोजन करूंगा, पहले उसको घर छोड़ाता हूं। उनके इस कथन से जीवों के प्रति संवेदनशीलता और दयालुता का भाव छिपा है। आशा करती हूं आपने निदा फाजली जी द्वारा रचित इस पाठ को बड़े ध्यान से सुना है, समझा है। साथ ही साथ आज की वीडियो में आपने प्रश्नों को समझकर उनके उत्तरों को भी समझा है। जो भी उत्तर है, प्रश्न है, वो हमने समझ लिए हैं, लेकिन इस पाठ के माध्यम से लेखक हमसे क्या चाहते हैं, हमें किस प्रकार की शिक्षा देना चाहते हैं, हमने किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण की, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा कि जो भी बातें हैं वो हमें जीवन पर्यंत अपने मन और मस्तिष्क में बसा कर रखनी है, ताकि किसी भी तरह से हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करें, तभी हम आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा, आप सभी ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए थैंक यू सो मच। अब मैग्नेट ब्रेन्स जो भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म बन चुका है ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने में, यहाँ पर ना केवल आपके विषय से संबंधित वीडियोस ही आपको फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं, बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको दिखाए जाते हैं, दिए जाते हैं एकदम मुफ्त। जी हाँ, विषय की हम बात करें तो आप कक्षा 10वीं की यदि हम बात करें तो उसमें सभी विषयों को हिंदी मीडियम में देख सकते हैं, जैसे गणित, विज्ञान, सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान। ठीक, हायर सेकेंडरी की बात करें, सीनियर सेकेंडरी की हम बात करें तो 11th 12th में जैसे हमारा भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, सभी विषयों की शिक्षा आप हिंदी में भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, बैंक, इंश्योरेंसेस, एसएससी, आरआरबी और भी सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस भी यहाँ पर बेस्ट फैकल्टीज द्वारा आप जैसे होनहार स्टूडेंट्स के लिए तैयार किए जाते हैं, वो भी किसी भी प्रकार का चार्ज लिए बिना।
और किसी प्रकार का संकोच अपने मन में मत रखिएगा, संदेह अपने मन में मत रखिएगा, क्योंकि हम जो कहते हैं वही हम करते हैं। हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स है आप जैसे होनहार बच्चों के लिए एकदम सही प्लेटफॉर्म, जो आपको अपने लक्ष्यों तक अवश्य ले जाएगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य है आपको अपने अपने लक्ष्यों तक पहुंचाना। अब चलते हैं कि आप किस तरह से वीडियो सर्च कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए आपको हिंदी का वीडियो देखना है तो क्लास 10 हिंदी पर जाएंगे, और जब आप क्लिक करेंगे तो आप इसकी प्लेलिस्ट पर जाएंगे। आप बहुत अच्छे सोशल मीडिया से फ्रेंडली हैं, हमें सब पता है। तो हम गए प्लेलिस्ट पर। वहां पर आप देखिए कि आपको क्या वीडियो देखना है। क्या आप देखना चाहते हैं एनसीईआरटी या सीबीएसई पर आधारित संपूर्ण पाठ्यक्रम? क्लिक कर दीजिए, वीडियो आपके सामने। या फिर आप चाहते हैं एनसीईआरटी समाधान, या चाहते हैं आप वन शॉट रिवीजन, या काश की एक ही वीडियो में मुझे कंप्लीट चैप्टर रिवीजन मिल जाए। काश की ऐसा हो कि बहुविकल्पीय प्रश्नों के वीडियोस भी होते। अरे हाँ, आपका जो काश है ना, उसी को तो हमने साकार किया है। तो किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जब आप जाएंगे तो आप एकदम क्रिस्टल क्लियर यहां पर देख पाएंगे और आपको बड़े अच्छे से सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मान लीजिए आप जाएंगे सबसे पहले पाठ्यक्रम पर, क्योंकि पाठ्यक्रम है आधार बेस। हम पाठ्यक्रम या सिलेबस समझ लेंगे तो साल भर की पढ़ाई यूं करेंगे। हम चलते हैं पाठ्यक्रम के वीडियो पर, ठीक है। आए हमने क्लिक किया, पाठ्यक्रम का वीडियो आपके सामने आ गया। जी हाँ, लाली मैडम हिंदी के पाठ्यक्रम के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगी इस वीडियो में। जब आप इस वीडियो में को देखेंगे तो आपको एक एक जानकारी बारीकी से दी जाएगी कि कितनी पाठ्य पुस्तकें हैं। जैसे हम कोर्स ए की बात करें तो क्षितिज और कृतिका 2 पाठ्य पुस्तिकाएं हैं, भाग 2, क्योंकि इनका भाग 1 हम 9th में पढ़ चुके हैं। कोर्स बी की हम बात करें तो स्पर्श और संचयन 2 पाठ्य पुस्तिकाएं हैं कोर्स, और इसका भाग 2 है ना, भाग 1 हमने 9th में कवर किया। अब आप ये सोच रहे होंगे मैडम नाम 10th में भी वही, 9th में भी वही था, क्या वही चैप्टर्स होंगे, क्या वही लेखक या कवि शामिल होंगे? अब इनके प्रश्नों का जवाब तो आपको इनसे ही जानना पड़ेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, और इतना मैं आपको भरोसा दिलाती हूं कि आपको वीडियो को देखने के बाद एक भी डाउट नहीं रहेगा पाठ्यक्रम से संबंधित, क्योंकि एक एक टाइटल, जो भी शीर्षक अर्थात टाइटल, ठीक है, शीर्षक को आज भी स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज होते हैं कि शीर्षक मतलब क्या। शीर्षक मींस हेड, टाइटल, ठीक है, जो भी दिया है। तो जिस पार्ट का जो टाइटल है या शीर्षक है, उसका संक्षिप्त में परिचय भी दिया है कि इस पाठ में या इस कविता में आप क्या पढ़ने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा, और जब आप वीडियो देख लेंगे तो मुझे आशा है आपको पसंद आएगा तो लाइक भी करना है ना, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। क्यों? ताकि आपको नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, और कम्युनिटी पोस्ट पर भी आपको अपडेटेड रहना है। मैग्नेट ब्रेन्स आप जैसे होनहार स्टूडेंट्स के लिए तो लेकर आया है कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन एजुकेशन एकदम फ्री। शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे पता है आप लोगों के कॉन्टैक्ट्स बड़े बड़े हैं, क्योंकि आप बड़े स्मार्ट बच्चे हैं, तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू।